गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वो लेकर आया हूँ। अब हम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे इन्वायरमेंट में चैप्टर में, और फिर धीरे धीरे करके डे वाइज हम नोट्स बनाते जाएंगे और वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो वर्ड है आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में, तो इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी मौजूद है वो सब कुछ क्या है बच्चों, इन्वायरमेंट। हम कह सकते हैं एवरीथिंग विच सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूड इन द एनवायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ मौजूद है और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या है, हम उसके कांटेक्ट में हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, एनवायरनमेंट है। अलग से एक और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं द एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक एनवायरनमेंट में क्या है, सम टोटल है लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी, जो भी हमारे चारों तरफ क्या है मौजूद है। नॉर्मली अगर देखा जाए दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं एनवायरनमेंट। एक तो होता है बच्चों बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट में आप यहाँ पर मेजर डिफरेंस बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑल एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट में कंसिडर किए जाते हैं। वहीं एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, तो एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये एग्जांपल्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आती है नेक्स्ट, हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में ही। तो द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, है ना। एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट टाइप के वेरियस कंपोनेंट क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं और उनके प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं कि उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए और मैनेज किया जाए। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं बच्चों, नोट्स में आपको नज़र आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी अगर हम बात करें, ऑइकोस मतलब होम, लॉजी मतलब टू स्टडी। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हैबिटेट। हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ हैबिटेट, या हम कह सकते हैं इकोलॉजी मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट होम, इट इज़ नॉन एज ए इकोलॉजी। या हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, या फिर हम इनको बता सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये जो इकोलॉजी टर्म है ये सबसे पहले 1868 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये इकोलॉजी का जो वर्ड है ये अर्नेस्ट हैकल ने 1868 में दिया था। तो इकोलॉजी का मतलब पता चल गया सभी को। अब बारी आती है इकोसिस्टम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। हम ये भी कह सकते हैं इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ परपिचुएशन। इट इज़ एन ओपन सिस्टम and depend on sunlight. It may be small and also very large. मतलब इकोसिस्टम क्या है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये टोटली लाइट के ऊपर, सनलाइट के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। तो नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में आपको बता दूं, यूजीन पी ओडम ने ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम क्या है, एक प्रकार की बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और जिस वजह से हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ सस्टेन करती है। मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, उन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण ही यहाँ पे लाइफ संभव है। टाइप्स क्या क्या हैं, मेन आ जाता है मुद्दा अब यहाँ पर टाइप्स के बारे में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारी बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम को हम क्लासीफाई करते हैं उनके नेचर के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर और साइज के आधार पर।
तो देखिए इकोसिस्टम को मैंने यहाँ पे चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। इकोसिस्टम को हम नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचर के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, और नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो वहीं अगर देखें तो नेचुरल को एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में क्या किया जाता है बच्चों, डिवाइड किया जाता है। और एक्वेटिक फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन नहीं होती है पानी के अंदर, लेकिन मैराइन वाटर क्या होता है जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल की बात करूँ तो ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। और वहीं आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, क्रॉपलैंड, गार्डन्स, एक्वेरियम, ये हम स्टडी करते हैं बच्चों। अब आती है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर को फर्दर फिर क्या है क्लासीफाई किया गया है, लैंटिक, लॉटिक, वेटलैंड्स। लैंटिक में आ जाते हैं पॉन्ड्स और लेक्स, लॉटिक में आ जाते हैं रिवर और स्ट्रीम्स, और वहीं वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्सेस, स्वैम्प्स और बॉग्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मैराइन की बात करते हैं बच्चों। मैराइन इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैराइन इकोसिस्टम में कोस्टल एरियाज, अपवेलिंग रीजन्स और ओपन ओशियंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से डिटेल में कि नेचर के आधार पर अगर मान लीजिए हमें इकोसिस्टम को डिवाइड क्लासीफाई करना पड़े तो दो भागों में करेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब यहाँ लिखा होगा नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, ये वो इकोसिस्टम होता है जो नेचर अपने आप क्या करता है, इनको ऑपरेट करता है। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब इंसानों द्वारा निर्मित नहीं, ये प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। एग्जाम्पल हम बताते हुए चलें, पॉन्ड, लेक, मीडो, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओशियन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो इसको मेंटेन किया जाता है इंसानों के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैन मेड, या हम कहते हैं मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। एग्जांपल आ जाता है क्रॉपलैंड्स, ऑर्किड्स, गार्डन्स, एक्वेरियम, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के क्या हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं। वहीं ड्यूरेशन के आधार पे भी हम क्या करते हैं बच्चों, अपने इकोसिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। तो दो टर्म्स हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या बनना, इकोसिस्टम बन जाना। जैसे मान लीजिए रेन फेड पॉन्ड, थोड़ी बहुत बारिश हुई और पानी भर गया, पानी भर गया तो उसको हम रेन फेड पॉन्ड भी बोल सकते हैं। कुछ समय तक क्या है ये इकोसिस्टम प्रेजेंट रहता है, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। परमानेंट इकोसिस्टम क्या है, हमेशा के लिए बने रहना। लेक, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ये परमानेंट इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। लास्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि साइज़ के आधार पर भी हम इकोसिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, स्मॉल इकोसिस्टम और लार्ज इकोसिस्टम। स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटे एरिया के अंदर क्या है, इकोसिस्टम है, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वहाँ पर मौजूद है। लार्ज इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा मतलब एरिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो वह देखो फ्लावर पॉट, जहाँ हम गमला लगाते हैं वहाँ पे 3-4 अगर अलग अलग टाइप के पौधे लगा दीजिए तो क्या हो जाए, स्मॉल इकोसिस्टम बन जाएगा। वाटर इन ए डिश, मतलब पानी डाल दीजिए किसी भी एक छोटी कटोरी के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, तो वो भी क्या है, स्मॉल इकोसिस्टम है। लार्ज इकोसिस्टम में आ जाते हैं बच्चों फॉरेस्ट, डेजर्ट और ओशियन, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं बच्चों, प्रेजेंट रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आप मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें, और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपको लगता है कि है तो वो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं दुआ करता हूँ आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ आपके एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत।